वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्सटीर एकेडमी पर। नाउ अभी तक हम लोगों ने क्या बात की है, हमने सेल के अंदर सबसे पहले ये देखा कि सेल के जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, खलवी झिल्ली। कल हमने कहा था कि इसमें क्या होते हैं, लिपिड के अलावा प्रोटीन, और हमने कहा कि जो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग होता है, या हम कहेंगे कि जो बायोमोलिक्यूल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो हमने कहा कि प्रोटीन 52% होते हैं और 40% कौन होता है, लिपिड। किसमें, आरबीसी सेल, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एरिथ्रोसाइट, याद आ रहा है। फिर हमने कहा कि प्रोटीन भी होता है, ये कैसे मालूम पड़ा, ये एक टेक्निक है जिसका नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन, इस्तेखराज। इसके जरिए मालूम पड़ा कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। एक प्रोटीन वो होता है जिसको कहा था इंटीग्रल, जो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, और जो उसकी सिराने पे होगा या बाउंड्री पे होगा या अहाते पर होगा उसको क्या बोला था, पेरीफेरल। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि एक साइंटिस्ट है, सॉरी एक दो साइंटिस्ट है, एक है सिंगर और दूसरा कौन है, निकलसन। वो दोनों ने क्या किए, एक मॉडल पेश किए, सिंगर और निकलसन ने। वो मॉडल क्या पेश किया उन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या पेश किया उन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमने कहा कि ये फ्लूइड नेचर किसका है, तो ये फ्लूइड नेचर है लिपिड का। किसका नेचर है, लिपिड का। और हमने कहा कि फ्लूइड का ये जो नेचर है, नीम सयाल जो नेचर है, इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। तो हमने उसको क्या बोला था कल, किस तरह का मूवमेंट बोला था हमने, जानिबी हरकत। और उस जानिबी हरकत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लैटरल मूवमेंट। क्या कहा जाता है, लैटरल मूवमेंट, याद आ रहा है। फिर हमने कहा कि ये कौन कौन से काम में हेल्प करता है, ये जो नेचर है लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कि खलवी नमू, दो खलियों के दरमियान कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं सिग्नलिंग, इसी तरह से सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, खलवी तकसीम, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फिर हमने कहा था ट्रांसपोर्ट। फिर हमने ट्रांसपोर्ट में कहा कि एक ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत, और एक वो होता है जिसमें ये होता है कि अपने ज्यादा मिकदार से कम मिकदार, और अगर पानी ये काम करे तो ऑस्मोसिस। तो पैसिव के अंदर हमने कहा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर हमने क्या कहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और फिर हमने कहा कि यहां पर स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन। कौन होते हैं, कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, जो भी पोलर मॉलिक्यूल है जिनके पास चार्ज है उनको अंदर और बाहर ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, एनर्जी, पैसा, करेंसी। कौन सा पैसा, एटीपी। ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले आगे खलवी दीवार। किसकी बात करने वाले हैं, खलवी दीवार, जिसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेल वॉल। अगर आपको याद होगा तो हमारी जब शुरुआत हुई थी उसी वक्त हमने कहा कि जो नोवाती खलिये होते हैं, नोवाती खलिये का मतलब कौन हो गया, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल। तो हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, दो टाइप के सेल है। एक को हमने कहा था नबाताती या नबाती खलिया, और दूसरे को हमने कहा था हैवानी खलिया। तो हमने कहा था कि जो हैवानी खलिये है, उन हैवानी खलिये की जो सबसे आखिरी लेयर है वो कौन होती है, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद आ रहा है। और हमने कहा था कि जो पौधा है या जो प्लांट है, जो नबाती खलिया है, उसकी जो आखिरी लेयर है वो क्या होती है, सेल वॉल। इसको कहा जाता है खलवी दीवार, अमिताभ बच्चन की। और इसको क्या बोला जाता है, खलवी, तो इमरान खलवी, अमिताभ बच्चन की दीवार मालूम है क्या तुम्हारे को, नहीं मालूम, नहीं देखे तुमने, अरे बहुत फेमस पिक्चर है। जाने तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बायोलॉजी में दिमाग लगाओ। नाउ अब यहां पर बात क्या चल रही है कि जब हम खलवी दीवार की बात करते हैं तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर हमको याद होगा, क्या याद होगा, कि फंजाई और पौधों की प्लाज्मा झिल्ली के बैरूनी खिलाफ, यानी प्लाज्मा झिल्ली के बाद एक और बेजान और सख्त खिलाफ होता है।
और उस सख्त गिलाफ को हम क्या कहते हैं? खलवी दीवार। तो इससे पहले भी हमने बात किए थे कि जो फंजाई है, जो पौधे हैं और एनिमल है, इन सब में खलवी दीवार किसके पास होंगी? फंजाई के पास होंगी और पौधों के पास होंगी, यानी प्लाज्मा में होंगी। और ये दीवार भी किसके बाहर होगी? प्लाज्मा झिल्ली, यानी खलवी झिल्ली के बाहर, जो बात मैंने यहां पहले बोला है। दूसरी कि जो खलवी दीवार होती है उसका काम क्या होता है? तो खलवी दीवार का सबसे पहला काम होता है वो इन्फेक्शन से बचाती है। किससे बचाती है? इन्फेक्शन। दूसरा, वो मैकेनिकल नुकसान से बचाती है। ये जो पौधे का सेल है, इस पौधे के सेल को वो पहले किससे बचाती है? इन्फेक्शन, यानी उसको आगे कोई बीमारी ना हो जाए। दूसरा, वो किससे बचाती है? मैकेनिकल नुकसान। मैकेनिकल नुकसान मतलब मैकेनिकल फिर केमिकल रहता था वो। मैकेनिकल मतलब मैकेनिक किसको बोलते? मैकेनिक क्या? हाँ, तो कोई मैकेनिक बोले तो मैकेनिक रहता कौन? मैकेनिज्म की बात ही नहीं हो रही यहाँ, बात हो रही है मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर सुने क्या? मैकेनिकल इंजीनियर क्या काम करते हैं? कोई भी चीज के सर स्पेशल रहते हैं ना सर, गाड़ी के रहते हैं, कोई गाड़ी के रहते हैं, और कोई फ्रिज का रहेगा। अरे भाई, तू आ जाके डॉक्टर को कहा तू मैकेनिकल में लेके जा रहा है यार। सर डॉक्टर भी सर अपने बॉडी के सर कोई जिस्म में कोई स्पेशल वो रहता है। अरे नहीं रे भाई, वो अलग हो गया। अरे मैकेनिक मतलब उसको बोलते हैं जो मशीन का, जो किसको दुरुस्त करता? मशीन। पंखा मशीन, बोर्ड मशीन, गाड़ी मशीन। तो जो भी मशीन को दुरुस्त करने वाला है उसको बोलते हैं मैकेनिक। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैकेनिकल प्रेशर का मतलब या मैकेनिकल नुकसान का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा डैमेज जो हार्ड चीज की वजह से होगा, सख्त चीज की वजह से होगा, उससे बचाना है। उससे बचाने के लिए होता है मैकेनिकल डैमेज। क्या बोला जाएगा उसको? मैकेनिकल डैमेज, या उसको क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल नुकसान। जैसा क्या हो सकता है? एक पौधा दूसरा पौधा दोनों टकरा गए, तो दो, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। हवा चली जोर के, टीन उड़ के आया, लग गया, प्लांट रोने लग गया। ऐसा होता है कि मौलाना कभी? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? सेल वॉल, जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? छाल। समझा? हाँ, वो क्या है मतलब, अब वो इतने सारे से बनी हुई है ना, तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो सेल वॉल जो होती है वो टफ होती है, वो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। तो एक प्रोटेक्शन या एक हिफाजत किससे करेंगी? इन्फेक्शन। दूसरी किससे करेंगी? मैकेनिकल। दूसरा, फिर खलियों में बाहमी रब्त, क्योंकि हमको मालूम है एक जो पौधा बनेगा उसमें बिलियंस, ट्रिलियंस, लाखों करोड़ों क्या रह गए? सेल। तो उन सारे सेल को एक दूसरे से जोड़ना है, उनके साथ राब्ता कायम करना है। बाहमी यानी कोऑर्डिनेशन बनाने में भी वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। फिर गैर मुवाफिक कला सालमों को खलिए के अंदर आने से रोकता है। अब ये एक तो बात है गैर मुवाफिक, दूसरा है कला सालमों। उर्दू में कला सालमों किसको बोलते हैं? इसका मोबाइल है यार ये, अब मैं फेंक दूंगा उसको उठा के। गैर मुवाफिक मतलब अनफेवरेबल। गैर मुवाफिक मतलब अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जो नामुनासिब है। क्या है? जो नामुनासिब, यानी जिसकी वजह से क्या होने वाला है? नुकसान। कला सालमों किसको बोलते हैं? कला साल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल या न्यूट्रिएंट वगैरह पढ़ेंगे, उस वक्त हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, है ना, बेसिकली मॉलिक्यूल को यहां पर बोला जाता है सालमा। मॉलिक्यूल क्या बोला है? सालमा। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए उनको बोला जाएगा कला सालमे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो खलिए के अंदर आने हैं और लेकिन वो क्या है? नामुनासिब है, तो उनको क्या करेगा? वो बाहर ही रोके रखेगा। जैसे हमने कल कहा था कि जो खलवी झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी है? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब चुनिंदा मॉलिक्यूल को अंदर आने देगा, और ये क्या करेगा? किसी को अंदर नहीं आने देगा, सब बाहर।
बात समझ में आई? तो ये क्या करेगा, यहां पर ये ऐसे जो गैर मुवाफिक है, नामुनासिब है, उनको क्या करेगा, रोक के रखेगा, और जो अंदर वाली झिल्ली है वो क्या करेंगी, चुनिंदा को भेजेगी। तो ये गैर मुनासिब को क्या कर देगा, बाहर ही रोक देगा। फिर अगर हम प्लांट की अगर बात करते हैं या हम सेल वॉल की अगर बात करते हैं, तो सेल वॉल इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी भी एक पौधे की शक्ल है, प्लांट का एक टाइप है। तो एल्गी में जो खलिए की दीवार है, यानी जो खलवी दीवार है, उसका कंपोजिशन क्या है, यानी वो किससे बना हुआ है, तो एक मटेरियल है, उसको बोला जाता है सेल्यूलोज। किससे बनी हुई है वो, सेल्यूलोज। किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज। दूसरा कौन है, दूसरा है गैलेक्टन्स। कौन है, गैलेक्टन्स। तीसरा कौन है, तीसरा है मेनान्स। कौन है, मेनान्स। तीसरा कौन है, मेनान्स। और चौथा जो मटेरियल होता है एल्गी की दीवार के अंदर, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, कि जब हम एल्गी की सेल वॉल की बात करते हैं, तो एल्गी की सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है, सेल्यूलोज, गैलेक्टास, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारी जो दीवार है उसमें क्या क्या है, सीमेंट, ईंट, रेती, इससे हमारी दीवार बनी है। तो वैसे ही एल्गी की जो दीवार है वो किससे बनी है, सेल्यूलोज, गैलेक्टास, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपके ध्यान में आएगा कि सर ये सब क्या है, ठीक है, बात तो समझ में आ गई कि एल्गी की दीवार में ये सब है, तो ये सब कौन है। तो हम आगे चल के एक सबक है जिसको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, हम वहां पर ये सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे कि सेल्यूलोज क्या है, गैलेक्टन्स क्या है, मेनान्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा बनता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि ये सब कार्बोहाइड्रेट है। कौन से मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट, याद रहेगा ना। दूसरा, जबकि दूसरे पौधों की, यानी एल्गी की पौधे, एल्गी जो पौधा है उसकी अगर बात करें तो उसकी दीवार के अंदर कौन कौन है, सेल्यूलोज, गैलेक्टास, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनके अलावा जो दूसरे पौधे हैं उनकी खलवी दीवार की अगर हम बात करते हैं तो उनकी दीवार में क्या होता है। अब इसके अलावा का मतलब क्या हो गया, इसके अलावा का मतलब ये हो गया कि जो हाइयर प्लांट्स है, जो हाइयर प्लांट्स है या ऐसे पौधे हैं जो बड़ी जात वाले हैं, ठीक है, उन पौधों की अगर बात करें तो उनकी खलवी दीवार में पहला कौन होता है, सेल्यूलोज। कौन होता है, सेल्यूलोज। दूसरा मटेरियल क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज। दूसरा क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज। तीसरा क्या होता है, पैक्टीन। क्या होता है, पैक्टीन। और उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स। क्या होते हैं उसके अंदर, प्रोटीन्स। तो आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इस पे सवाल किया जाता है। क्या सवाल किया जाता है, एल्गी की खलवी दीवार कौन से वाले मटेरियल से बनी हुई है, या एल्गी की दीवार के अंदर कौन कौन से सालमात मौजूद होते हैं। तो एल्गी में कौन कौन होते हैं, सेल्यूलोज, गैलेक्टास, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि पौधों की, प्लांट की, हाइयर प्लांट की कौन कौन होते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन और प्रोटीन। ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो गया, अगर हम नौ उम्र पौधे मतलब जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, जो अभी अभी जिसकी क्या हुई, ग्रोथ स्टार्ट हुई, जिसका अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो नौ उम्र पौधों में मौजूद इब्तिदाई दीवार नमू की कुदरत रखती है। और जो तखसीस हो जाना मतलब मखसूस हो गई, डिटरमाइन हो गई, उसका काम तय हो गया, तो वो बतदरीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसकी जगह क्या बनती है, सानवी दीवार ले जाती है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट की दीवार है, उसमें ये सेल वॉल है। अब ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल को अगर आप प्राइमरी सेल वॉल अगर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप उसको, प्राइमरी, या आप उसको क्या बोल रहे हैं, इब्तिदाई दीवार।
तो इसकी खासियत क्या होगी? कब आप इसको इब्तिदाई दीवार बोलेंगे? आप इसको इब्तिदाई दीवार उसी वक्त बोल सकते हैं जब तक इसके अंदर कौन सी खुसूसियात है? इसके अंदर खुसूसियात है नमू की, इसके अंदर कौन सी खुसूसियात है? ग्रोथ की। तब तक आप क्या बोलेंगे? ये इब्तिदाई दीवार है। अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल आगे चल के इसकी अंदर की जो सलाहियत है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी? खत्म। यानी अब उसकी नमू क्या हो जाएंगी? खत्म। तो नमू खत्म होने के बाद इसके अंदर एक और दीवार बनना शुरू होगी। अब ये जो दीवार हो गई, ये दीवार कौन हो गई? प्राइमरी। और ये कौन हो गई? सेकेंडरी। ये क्या हो गई? सानवी। क्यों सानवी हो गई? क्योंकि अब इसकी जो नमू है और जो ग्रोथ है वो क्या हो गई? खत्म। अब इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। इसकी जो नमू है अब और होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्राइमरी थी तब तक इसके अंदर क्या हो रही थी? नमू। अब उसके बाद क्या हो गया? इसका क्या डिसाइड हो गया? फंक्शन। इसका क्या डिसाइड हो गया? फंक्शन। यानी अब ये क्या हो गई? मखसूस। जैसा अब आप लोग हैं, आप मदरसे में हैं, मदरसे में जाने, अब आप आगे बढ़ेंगे तो हिफ्ज कर दिया आपने। अब हिफ्ज करने के बाद आपको डिसाइड किया कि आप आलिम, आप हो गए फाजिल। तो अब आप क्या करेंगे? आलिमियत ही आपका काम रहेगा कि लोगों को मसले मसाइल बताना है। मुफ्ती साहब रहेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि ये मसला आया तो आप क्या करना। तो अब आपकी जो चीज है वो मखसूस होगी। लेकिन अब जब शुरुआत हुई थी तो आप दोनों भी कौन सी कंडीशन पे थे? प्राइमरी लेवल पे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आप क्या हो गए? मखसूस। तो अब आप क्या हो गए? सेकेंडरी। लेकिन आपके पीछे जो आने वाली जनरेशन है वो तो क्या रहेंगी? तो हर आने वाली नई दीवार क्या रहेंगी? और जो पहले प्राइमरी थी वो बाद में क्या हो गई? तो जब तक वो प्राइमरी है तब तक उसमें क्या है? अब वो जैसी सेकेंडरी हो गई थी उसकी ग्रोथ, और वो क्या हो गई? अब उसका काम क्या हो गया? डिसाइड। नहीं समझो मरियम? समझ में आया ना? ठीक है। तो जो प्राइमरी रहेंगी उसमें क्या रहेंगी? नमू, ग्रोथ। जो सेकेंडरी रहेंगी उसमें कोई नमू नहीं रहेगी। और जो सेकेंडरी रहेंगी वो क्या हो जाएंगी? मखसूस हो जाएंगी। उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा, या उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिटरमाइन हो जाएगा, तय हो जाएगा। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। ठीक। नाउ इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पर इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इस चार्ट के अंदर, मैंने एक कोशिश ये किया कि यहां पर लिखा हुआ है एल्गी की खलवी दीवार, यहां पर लिखा हुआ है पौधों की खलवी दीवार। तो हमारे पास यही दो डाटा है। अब ये जो दो डाटा ये अलग जगह पर है, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछता है। तो एक किसकी बात पूछी जा रही है? फंजाई, और दूसरा किसका पूछा जाएगा? बैक्टीरिया। तो आपको याद होगा बैक्टीरिया की जब सेल वॉल की हमने बात करी तो हमने क्या बोले थे? पेप्टाइडोग्लाइकेन। किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन में भी दो रहते हैं। दो सब यूनिट क्या है? नाग और क्या होता है? नाम। एन एसिडिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिडिल म्यूरामिक एसिड। याद आ रहा है? तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अभी तो हमने ये दो की बात की है कि जो एल्गी की खलवी दीवार है उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टास, मेनास और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमने कहा कि पौधों की दीवार में क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड। फंजाई की दीवार में याद रखना है खास, फंजाई की जो दीवार होती है उसमें क्या होती है? काइटिन। क्या होती है? काइटिन। और साथ ही साथ क्या होता है? एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, दैट इज नाग। क्या होता है इसके अंदर? एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और क्या होता है? काइटिन। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल किया ही जाता है एग्जाम में। हाँ, तो उनका क्या किया था? ऐसा हमने पढ़े ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है ना। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमको मालूम पड़ा कि क्या क्या मटेरियल, अलग अलग मटेरियल मौजूद है। जैसे सुर्ख वाले में पढ़े ना हमने कि उन्होंने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किए। ठीक है? तो इस तरह से याद रखना है कि जो जानदारों के अंदर खलवी दीवार है कौन कौन से?
एल्गी, पौधों, फंजाई और बैक्टीरिया, उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल है या उनका कंपोजिशन क्या है, याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी नोटबुक में ये चार्ट याद से बनाना है। ठीक, अक्सा, फातिमा, कोई डाउट है क्या बच्चों? अरे ग्रुप में मैसेज डालो, ये ताहिरा कहां पर है, सना कहां पर है, साजिदा कहां पर है, इन लोगों के नाम लेके जरा व्हाट्सएप में मैसेज डालो। नाउ अब अगर पौधों की दीवार की अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद जो आएगी हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, और अंदर कौन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब हम ये बात करते हैं कि पौधों के अंदर क्या होता है, यानी पौधे किस तरह से एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन, या एक दूसरे के साथ क्या कायम करेगा, बाहमी रब्त। हमने कहा ना सेल वॉल का एक काम क्या है, बाहमी रब्त है, कोऑर्डिनेशन है। तो खलिए की सतह पर एक सीमेंट, क्या होता है, सीमेंट, अंबुजा है ना, सीमेंट जैसा मादा जिसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम पैक्टेट। क्या कहा जाता है, कैल्शियम पैक्टेट। क्या कहा जाता है इसको, कैल्शियम पैक्टेट बना हुआ होता है। ठीक है, खलिए है, खलिए की सतह के ऊपर क्या रहेगा, कैल्शियम पैक्टेट रहेगा जो सीमेंट का काम करेगा। सीमेंट हमेशा क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब क्या है, जिसके जरिए बाजू के खलिए मतलब हाथ के नहीं, आजू बाजू के, ठीक है, बाजू के खलिए एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़े रहते हैं। और ये जो दीवार बनेगी, इस दीवार को दरमियानी लेमिला यानी क्या कहा जाता है, मिडल लेमेला। क्या कहा जाता है, मिडल लेमेला। तो ये एक खलिया हो गया, ये दूसरा खलिया होगा, ये तीसरा खलिया हो गया। तो इनके बीच में देखिए यहां पर सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल, ये सीमेंटिंग मटेरियल उनको जोड़ रहा है, जिसका नाम क्या है, मिडल लेमेला, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम पैक्टेट। क्या नाम है उसका, कैल्शियम पैक्टेट। और इस दीवार से मगज माया मतलब साइटोप्लाज्म, मगज माया मतलब साइटोप्लाज्म, मगज माया मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के धागे निकलते इससे। साइटोप्लाज्म के धागे का मतलब क्या है, कनेक्शन। जैसे हमारे पास होते हैं ना वायर के कनेक्शन, इधर उधर, तो वैसा क्या होगा, इनके बीच में क्या बनेंगे, कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, एक दूसरे के साथ। और इस कनेक्शन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, ये गुजरकर अतराफ के खलियों में क्या करता है, रब्त कायम करता है। मतलब क्या करता है, कम्युनिकेशन। क्या करता है, कम्युनिकेशन। यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या होता है, राब्ते में, कम्युनिकेशन में। जैसे हम लोग आजकल फोन पे राब्ते में रहते हैं ना, तो वैसे ये राब्ता है। तो क्या होगा, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये एक सेल है उसके बीच में, फिर दूसरा सेल है उसके बीच में। तो एक सेल में यहां पर अगर फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, तो वो पोटेशियम यहां भी रहेगा, वो पोटेशियम यहां भी रहेगा। अगर इसके पास ग्लूकोज है, तो सारे सेल के पास क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, रक्त। और वो रक्त करने वाला कौन है, प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसका मतलब क्या है कि जो भी खलिए होते हैं प्लांट के, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ने का काम करता है कैल्शियम पैक्टेट। और उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको एक लफ्ज में या दूसरे लफ्ज में बोला जाता है गैप जंक्शन। क्या बोला जाता है, गैप जंक्शन। देखिए यहाँ दो लफ्ज है, एक है गैप और दूसरा है जंक्शन। जंक्शन मतलब अटैचमेंट, जोड़ना, रब्त करना, और गैप मतलब खाली जगह। तो फॉर एग्जांपल ये एक खलिया है, ये दूसरा खलिया है, इन दोनों को जोड़ने वाला बीच में क्या है, एक जंक्शन है। लेकिन ये जंक्शन क्या है, खाली है, यानी इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी इसने दोनों को जोड़ा भी, और ये क्या है, एक
गैप, खाली जगह, इसलिए इसको दूसरे लफ्ज में क्या बोला जाता है, गैप जंक्शन। तो पौधों में जो गैप जंक्शन है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। और इस प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए क्या होता है, दो खलियों का या जितने भी खलिए हैं उन खलियों के साइटोप्लाज्म, कौन, मगज़े माया, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, रब्त में होते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं। यानी यहाँ जो प्रॉब्लम होगा यहाँ मालूम पड़ेगा, यहाँ मालूम पड़ेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब सबको एक साथ मालूम पड़ेगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई कंसेप्ट, ठीक। नाउ अब पौधों के अंदर एक और खास सिस्टम है, उसको कहा जाता है अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। क्या बोला जाता है उसको, अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। उसको कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या उसको बोला जाता है अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। एक तो वर्ड है इंडो, इंडो का मतलब हो गया अंदरूनी, मेम्ब्रेन का मतलब है झिल्ली, सिस्टम का मतलब है निजाम, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनके पास क्या होता है, तो हमने कहा कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने कहा कि इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या होता है, तो इस न्यूक्लियस के बाजू में यहां पर कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहां पर कहीं पर एक और ऑर्गेनल होता है, उस ऑर्गेनल को कहा जाता है, नहीं जी मौलाना रुको ना जरा, गोल्जी बॉडी। क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी। फिर वैसे ही हमारे मौलाना का फेवरेट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो और साथ में क्या होगा, और फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पर सेंट्रियोल है ना, ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल। लेकिन अगर आपको याद होगा तो एक खास बात हमने पढ़ा था कि जितने भी यूकैरियोटिक खलिए होते हैं, उन यूकैरियोटिक खलिए के अंदर जितने भी अज़ूचे होते हैं, जितने भी ऑर्गेनली होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनली कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, सब मेम्ब्रेन बाउंड होते, किसको छोड़ के, जोर से बोल, जोर से, सही बोला, सही बोला इमरान, सही बोला। लाइसोसोम, राइबोसोम, कौन है, राइबोसोम, सही है ना। वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस। बाकी के सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। सबके अतराफ में क्या होती है, झिल्ली। इसका मतलब जितनों के आजू जितने ऑर्गेनल है जिसके पास झिल्ली होंगी, सब एक दूसरे से क्या करेंगे, कनेक्शन। और जब वो सब एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। क्या बना देंगे, अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस किसके साथ कनेक्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट हो गया, गोल्जी बॉडी। फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडी कनेक्टेड होता है विद द लाइसोसोम। किससे होता है, लाइसोसोम। और इसी तरह से यहां पर एक और बड़ा वैक्यूल होता है, उसको कहा जाता है वैक्यूल। उसके साथ ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे खलिए या खलियों के अंदर ऐसे ऑर्गेनल, ऐसे अज़ूचे जो झिल्लियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके जरिए क्या बनता है, अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। क्या बनता है, अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। जैसे अपनी क्लास है, अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, तो क्लास का क्या बन गया, अंदरूनी तलबा का निजाम। वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, बात करेंगे, एक दूसरे के सामने इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, जो सेल होता है, उस सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड झिल्लीदार अज़ूचे हैं, वो सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैचमेंट, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी ने क्या बोला है वो समझा देता हूं। हालांकि हर झिल्लीदार अज़ूचे अपनी साख्त और अमल यानी फंक्शन की वजह से क्या होता है, इम्तियाजी हैसियत रखता है।
न्यूक्लियस की हैसियत अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अलग, गोल्जी बॉडी की अलग, लाइसोसोम की अलग, वैक्यूल की अलग, सबके काम अलग, सबकी साख अलग, लेकिन इनमें से कई खलिए एक ही जमात में समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अफाल में क्या होता है, बाहमी रब्त, यानी ये जितने अजूचे हैं, यहाँ खलिए की जगह क्या होना चाहिए था, अजूचे, तो जितने अजूचे हैं वो सब एक ही जमात में क्या किए थे, क्यों? क्योंकि उनके बाहमी रब्त होता है। अब अंदरूनी झिल्लियों के निजाम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स है। यानी अंदरूनी झिल्ली का निजाम के अंदर कौन कौन शामिल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और कौन शामिल है, वैक्यूल। इसका काम अलग है, इसकी साख्त अलग है, इसका काम अलग है, इसकी साख्त अलग है, इसका काम अलग है, साख्त अलग है, काम अलग है, साख्त अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इसलिए ये मिलकर क्या बनाते हैं, अंदरूनी झिल्लियों का निजाम। अब उसी की कंपैरिजन में अगर आप थोड़ी देर के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीजोम की अगर बात करते हैं, तो इनका राब्ता या इनका कम्युनिकेशन बकिया अजूचों से नहीं होता। इसका मतलब वो दूसरे अजूचों के साथ अगर कनेक्शन में नहीं है, ज्वाइन नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, राब्ता नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको क्या कहेंगे, अंदरूनी झिल्लियों के निजाम में वो शामिल नहीं है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, अंदरूनी झिल्लियों के निजाम में कौन कौन शामिल है, या अंदरूनी झिल्लियों का निजाम किन की वजह से बना है। तो अंदरूनी झिल्लियों का निजाम किसकी वजह से बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। किससे बना इमरान, मेरे से। किससे बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। बोल, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। बोलने का, बोलने से बिकता है, क्या बोलते हैं यार, है ना, अभी वो एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, देखिए मरियम, हाँ, दिखता तो बिकता है। अरे दीवान हो, अभी गूगल का एक ऐड चल रहा है, बोलने से सब कुछ होता है ना। हाँ, तो याद रखने का, यहाँ जब तक बोलेंगे नहीं क्लास में तो चीजें याद भी नहीं होंगी और बोलते भी नहीं आएंगे, समझे। इवन दो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोलने लगाता हूँ ना तो आप भी बोलते जाओ, भले ही घर में सब लोग परेशान हो जाए कि यार ये अचानक में क्या बड़बड़ कर रहा, ठीक है, तो समझ बोलना कि हमारे सर बोलने लगा रहे हैं, बोलना कुछ तो भी। ठीक, नो नो, अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, टाइम है ना अभी, ठीक है, टाइम है अपने पास अभी। नो, व्हाट इज मीन बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उसको उर्दू में बोला जाता है दरून माई जाल। क्या बोला जाता है, दरून माई जाल, ठीक है, उसको है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं उसको, ER। नाउ अगर हम यूकैरियोटिक सेल का अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए मुशाहिदा करते हैं, किसके जरिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो मुशाहिदा करने पर हमको क्या मालूम पड़ता है, हमको यह मालूम पड़ता है कि जो खलिए माए हैं, खलिए माए मतलब मग़ज़ माया, साइटोप्लाज्म, उसमें हमको क्या दिखाई देंगी, माए झिल्ली, या क्या दिखाई देंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या क्या दिखाई देंगी, कल्वी झिल्ली, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाई देगा, मरकजी झिल्ली। तो हमको क्या दिखाई देगा कि जो माया झिल्ली है या जो कल्वी झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किससे जुड़ी हुई है, मरकजी झिल्ली से। और साथ ही साथ ये पेचीदा नलियों का एक वसी जाल है। क्या दिखाई देगा, हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, ट्यूब की तरह दिखने वाली नलियां है, ठीक है, जिसे यहां पर क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मीनिंग समझ लो, एंडो का मतलब क्या हो गया, अंदर,
प्लाज्मा, ये जो वर्ड आया प्लाज्मिक, ये कहां से आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी हमने कहा। दूसरा कि क्या है? रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे जो दिमाग है, हमारा दिमाग, उसके अंदर होता है रेटिकुलर नेटवर्क। रेटिकुलर नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क को बोला जाता है रेटिकुलर। जो भी नेटवर्क होता है वो क्या होता है? रेटिकुलर। तो यहां पर क्या है? जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स है, दे ऑल आर अटैच विथ ईच अदर। वो सब के सब एक दूसरे से क्या है? ज्वाइन है, अटैच है, जुड़े हुए। इसलिए यहां पर उसको क्या बोला गया है? रेटिकुलम। क्या बोला गया है? रेटिकुलम। तो ये जो साख्त है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है, और ये जो साख्त है ये सब एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ऐसी साख्त जो अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रहेगा। नाउ लिहाजा जो ईआर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अजूचा है, उसके अंदरूनी फिजा को यानी उसके अंदरूनी हिस्से को दो नुमाया खानों में तकसीम किया गया है। अब वो इंटरनल जो साइड है उसको भी क्या किया गया है? दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक क्या है? लूमिनल। एक क्या है? लूमिनल यानी ईआर के अंदर, और दूसरे को बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब जो साइटोप्लाज्म में। अब बात को थोड़ा और समझो। ये है सेल, इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में यहां पर जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक जो डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म की साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या बोलेंगे उसको हम? एक्स्ट्रा। और जो अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? लूमिनल। उसको सिंपल क्या बोलेंगे? लूमिनल। हालांकि दोनों भी कहां पर है? साइटोप्लाज्म में, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है वो कौन है? एक्स्ट्रा यानी लूमन के बाहर, और दूसरा कौन हो गया? लूमन। बात समझी? नहीं समझी? समझ में आया? तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक है एक्स्ट्रा और लूमिनल, और दूसरा कौन सा है? लूमिनल। तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है, जो साइटोप्लाज्म के पास अटैच है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये पूरा हमारा एरिया है, ये पूरी क्लास है हमारी। अब इस क्लास के अंदर ये कैबिन अक्सर एकेडमी का है, बाजू ऑफिस, उसके बाजू दूसरी क्लास, ठीक है। तो ये जो पूरा हॉल है ये है साइटोप्लाज्म, ये अक्सर एकेडमी का। अब इस हॉल में और अक्सर एकेडमी में क्या खास बात है कि इतने पूरे हॉल के अंदर एक छोटा सा एरिया अक्सर एकेडमी का है। दो अक्सर एकेडमी का इंटरनल एरिया, अक्सर एकेडमी का बाहर का एरिया। तो बाहर का जो एरिया है वो कहां पर आ गया? इस हॉल के अंदर। वो हो गया एक्स्ट्रा, मतलब वो किसका है? ये हॉल का ही हिस्सा है, लेकिन वो अक्सर एकेडमी की क्लास के बाहर का है। तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर जो है वो है ल्यूमिनल, उसके बाहर जो है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, लेकिन एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो हिस्सा है वो किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म। समझा? नहीं समझा? समझिए, ठीक है। तुम जब सो जाते ना तो उससे प्रॉब्लम होती, जागते रहना, ठीक। नाउ लास्ट एक और चीज समझ लीजिए कि अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये डायग्राम के अंदर देखिए ये कौन है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए। अब यहां पर देखिए छोटे छोटे होल है, इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर। क्या बोला जाता है? हम आगे चल के पढ़ेंगे न्यूक्लियर पोर। पोर का मतलब होता है होल, सुराख, ठीक है। हम आगे चल के पढ़ेंगे यहां जो डीएनए होता है ये डीएनए से बनेगा आरएनए, और ये आरएनए वहां से क्या होगा? बाहर आएगा। ये पोर है ना, इस पोर के थ्रू आरएनए क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक बात इससे पहले पढ़े, राइबोसोम। क्या पढ़े थे?
प्रोटीन बनाते सब। हाँ, राइबोसोम क्या है ना, प्रोटीन। और हमने कहा कि कहां पर अटैच होते हैं, प्लाज्मा में। हाँ, एक होता है प्लाज्मा, लेकिन वो किस केस में पढ़े थे हमने, प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या पढ़े थे, उस वक्त मैंने बोला था कि हम देखो इसको आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था कि राइबोसोम कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और साथ ही साथ अजूचे। कौन से अजूचे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा मैंने कहा था कि ये कहां पर होते हैं, दे प्रेजेंट ओवर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने उस वक्त कहा था कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, खुरदुरी, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आ रहा है। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो पूरी बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कौन जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है, उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसके ऊपर कौन आके जुड़ा हुआ है, राइबोसोम। तो होगा क्या, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और ये आरएनए निकलेगा बाहर किसके जरिए, न्यूक्लियर पोर। तो आके कहां पर अटैच हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सी वाली, रफ, क्योंकि वहां कौन है, राइबोसोम। और हमने कहा कि राइबोसोम जब आरएनए के साथ जुड़ता है तो इसके जरिए क्या बनता है, यहां पर प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, राइबोसोम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर कौन आके चिपका हुआ होता है, राइबोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो जगह जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होती है वो खुरदुरी होती है, रफ होती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम नहीं है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। याद रहेगा इमरान, नहीं रहेगा तो रहेगा ना पक्का ना, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि जो दरूनी माही जाल है उस वो दो किस्म का होता है, एक होता है हमवार सतह वाला जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। दूसरा होता है ना हमवार सतह वाला जिसको हम क्या करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना सतह में जो ना हमवारी है इसलिए होती है क्योंकि इस पर बकसरत कौन आके बैठ गए होते हैं, राइबोसोम। बात क्लियर मंसूर, ठीक। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, डीएनए, आजू बाजू कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन जुड़े हुए हैं, राइबोसोम, इसलिए उसको हमने क्या बोले, रफ। और यहाँ पर कौन हो गया, स्मूथ, जहां पर कोई राइबोसोम नहीं है। अब सवाल ये आता है कि यार ये काम क्या करते हैं, ठीक है भाई, हमवार है, खुरदुरे है, ये करते क्या काम। तो पहली बात याद रखिए कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, चर्बी का बनाना, चर्बी को बनाना, ये जिम्मेदारी किसकी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ चर्बी में वो क्या बनाएंगे, स्टेरॉइड, और क्या बनाएंगे, हार्मोन्स। इसका मतलब ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो काम करेगा, एक तो वो बनाएगा चर्बी, चर्बी में कौन सी टाइप की चर्बी बनाएगा, स्टेरॉइड, हम आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरा क्या बनाएगा, हार्मोन्स, क्या बनाएगा, हार्मोन्स। इसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेंगे मौलाना, हाँ क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनाने का काम वो करेगा। तो इसलिए याद रखिए कि जो RER है ना, प्रोटीन की तालीफ तेजी से जारी रहती है, और ये तेजी मरकजे से मुत्तसिल RER में दिखाई देती है। मतलब किसमें दिखाई देती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हैवानी खलियों में SER क्या बनाता है, लिपिड, जो कि क्या बनाएगा, स्टेरॉइड, और क्या बनाएगा, हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको घर जाके आज के जितने भी टॉपिक है सबके सब पॉइंट बनाते लिखना है। अगर आपने हर एक के सब पॉइंट बना के लिखे तो ही आपके दिमाग में वो फिट होगा। और अगर आपको आज खलिया समझ में आया तो कल टिश्यू समझ में आएगा, और टिश्यू समझ में आया तो ऑर्गन, ऑर्गन समझ में आया तो ऑर्गन सिस्टम। तो अभी हमारे पास दो बड़े बड़े सबक है, एक है
किंगडम एनिमेलिया, दूसरा है किंगडम प्लांटी, हैवानों का खानदान और नबातात का खानदान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपको